हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं पढ़े हैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो वहाँ से देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट अकेले ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट, एक मेल और एक फीमेल के सहयोग से ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होता है। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे टाइप्स को भी पढ़ लिए, जिसमें हमने फिजन पढ़ा, बडिंग पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इन सभी प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप से रिलेटेड हम दो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपको बताना है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन तीन तरह का होता है ना, तो बताना यह है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का बाइनरी फिजन होता है। इसके बाद जो जेम्यूल होता है, जेम्यूल के अंदर कुछ खास प्रकार का सेल्स पाया जाता है जिसमें टोटीपोटेंसी की क्षमता होती है। टोटीपोटेंसी की क्षमता का मतलब है कि एक सेल एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकता है। तो जेम्यूल के अंदर कुछ खास प्रकार का सेल पाया जाता है जिसमें टोटीपोटेंसी की क्षमता होती है। उस सेल का क्या नाम है? उस सेल का क्या नाम है? इस दोनों क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, आंसर हम चेक करेंगे और कमेंट किया कीजिए। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपसे जब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब दिया कीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हम लोग पिछले लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के डिफिनीशन को समझे थे, कुछ एग्जाम्पल दिए थे। बता देते हैं फिर से कि जब पौधे के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम या फिर लीफ, जड़, तना या फिर पत्ती से नया पौधा उत्पन्न होता है तो रिप्रोडक्शन के इस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे कि गुलाब के पौधे का डंठल काटते हैं और जमीन में लगा देते हैं तो गुलाब के डंठल से एक नया पौधा तैयार हो जाता है, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। आलू भी एक तना है, इसको बोएंगे उसी से नया पौधा निकल जाएगा, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। गन्ना के डंठल को काट के लगा देते हैं भूमि में, उससे नया पौधा लग जाता है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। इसके बाद ब्रायोफिलम की पत्ती के किनारे से नया पौधा उत्पन्न होता है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। तो जो पौधा का रूट, स्टेम और लीफ है, जड़, तना और पत्ती है, इसको हम कहते हैं पौधे का वेजिटेटिव पार्ट। और बहुत सारा ऐसा पौधा है जिसमें कि रूट, स्टेम और लीफ से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो जब पौधे के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम या फिर लीफ से नया पौधा उत्पन्न होता है तो हम इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आज का जो टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मुख्य दो टाइप है, दो विधि है, दो तरीके से वेजिटेटिव प्रोपागेशन संपन्न होता है। तो हम लोग देखते हैं एक तरफ से वेजिटेटिव प्रोपागेशन का दो टाइप है। एक है, एक कर देते हैं, नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और बी नंबर में है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का दो मेथड हो गया, एक हो गया नेचुरल मेथड, एक हो गया आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होगा कि पौधे के रूट, स्टेम या फिर लीफ से नया पौधा स्वतः उत्पन्न होगा, अपने आप उत्पन्न होगा, उसमें मनुष्य को कोई वर्क करने की आवश्यकता नहीं है।
स्वतः जड़ तना पत्ती से नया पौधा अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है कि मनुष्य जब अपने हाथ से, जब मनुष्य वर्क करेगा, खुद इन्वॉल्व होगा और पौधा के रूट, स्टेम या फिर लीफ से नया पौधा तैयार करेगा। जब मनुष्य वर्क करे, मनुष्य इन्वॉल्व हो, तो फिर हम इसको बोल देते हैं आर्टिफिशियल मेथड। हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड को हम लोग पढ़ते हैं। नेचुरल मेथड, हाँ थोड़ा ध्यान से समझना है। बड़ी शॉर्टकट में बुक में दिया गया है पढ़ने के लिए, और शॉर्टकट में ही हम लोग पढ़ेंगे भी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करना है। नेचुरल मेथड में क्या, हम जैसे कि अभी हम बोले कि जड़ तना पत्ती से नया पौधा अपने आप उत्पन्न होगा, तो ये जो नेचुरल मेथड के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा, कई स्ट्रक्चर है। कौन कौन सा स्ट्रक्चर? तो जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है। जड़ से भी नया पौधा अपने आप उत्पन्न हो सकता है, तना से भी नया पौधा अपने आप उत्पन्न हो सकता है, पत्ती से भी नया पौधा अपने आप उत्पन्न हो सकता है। तो नेचुरल मेथड में हम लोग टोटल 3 टाइप देख लेंगे कि नेचुरल मेथड किस तरीके से संपन्न होगा, किसके द्वारा। तो एक हो गया बाय रूट्स, ठीक है, यानी कि जड़ द्वारा। दूसरा में हो जाएगा बाय स्टेम्स, यानी कि तना द्वारा। तीसरा में हो जाएगा बाय लीव्स, यानी कि पत्ती द्वारा, है ना। तो रूट, स्टेम और लीफ, जड़, तना, पत्ती के माध्यम से नया पौधा अपने आप भी उत्पन्न हो सकता है। तो बाय रूट्स, जड़ द्वारा किसमें किसमें नया पौधा उत्पन्न होगा, बस एग्जाम्पल जानना है, ठीक है। जड़ द्वारा किसमें किसमें नया पौधा उत्पन्न होता है। तो एक तो है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। शकरकंद खुद एक जड़ है। शकरकंद, स्वीट पोटैटो खुद एक जड़ है, और ये एक रूपांतरित जड़ होता है, मॉडिफाइड रूट होता है। लगता नहीं कि जड़, लेकिन ये वास्तव में जड़ ही है। जब हम शकरकंद को मिट्टी में बो देते हैं तो उससे एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। स्वीट पोटैटो हो गया। इसके बाद गुआभा, अमरूद, ठीक है। अमरूद का कहीं पर कोई पौधा लगा हुआ है, तो अमरूद के पौधा के अगल बगल में मिट्टी में हम देखते हैं कि छोटा छोटा अमरूद का पौधा निकला हुआ है। वो कैसे निकलता है? तो जो बड़ा अमरूद का पौधा होता है ना, उसका जड़, मिट्टी के अंदर का जड़ कहीं कहीं से ऊपर निकल जाता है, मिट्टी के ऊपर निकल जाता है, और बड़े पौधा का जो जड़ मिट्टी के ऊपर आ जाता है ना, तो वहां पर एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो गुआभा भी हो गया। इसी तरह से शीशम भी होगा, शीशम, ईटीसी, ठीक है। तो ये ईटीसी लिखे हैं। तो किसमें किसमें? स्वीट पोटैटो, शकरकंद, गुआभा, अमरूद, शीशम के पौधे। शीशम का भी जो पौधा होता है ना, तो उसके भी आसपास देखा जाता है कि छोटा छोटा शीशम का पौधा ऐसे निकला हुआ रहता है। तो वास्तव में जो बड़ा शीशम का पेड़ रहता है, उसी का जड़ कहीं कहीं भूमि के ऊपर आ जाता है, और जहां जहां भूमि के ऊपर आएगा वहां एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद है बाय स्टेम, तना द्वारा। तो तना कई प्रकार का है, कई प्रकार का तना वेजिटेटिव प्रोपागेशन में इन्वॉल्व होगा। जैसे हम जरा सा इसके टाइप को बता रहे हैं, ठीक है, इसके टाइप को हम बता रहे हैं। इसमें नंबरिंग हम इस तरह से कर देते हैं। एक है राइजोम, राइजोम। दूसरा है फिर कॉर्म, कॉर्म। तीसरा है ट्यूबर। चौथा है बल्ब, और पांचवा है ऑफसेट। सबको ध्यान से समझना है, सब में हम लोग एग्जाम्पल ही देखेंगे, सबका हम लोग को एग्जाम्पल ही समझना है। डिफिनीशन सबसे उतना लेना देना है नहीं, लेकिन कि थोड़ा थोड़ा समझा देंगे। तो हम बोले कि बाय स्टेम, तना द्वारा। कई प्रकार का तना होता है जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसमें से एक है राइजोम, एक है कॉर्म, एक है ट्यूबर, एक है बल्ब, एक है ऑफसेट। और भी होता है लेकिन अभी हम लोग इतना देखते हैं।
राइजोम का एग्जाम्पल है हल्दी और अदरक। राइजोम का एग्जाम्पल है हल्दी और अदरक। तो हल्दी हो गया टर्मरिक, टर्मरिक, और अदरक हो गया जिंजर। तो हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक जो है, हल्दी और अदरक जो होता है, ठीक है, थोड़ा इधर ही कर देते हैं। हल्दी और अदरक जो है ना, ये खुद तना है। हल्दी और अदरक खुद क्या है? तना है। और हम इस तना को कहते हैं राइजोम। और इस हल्दी और अदरक को जब हम भूमि में बोते हैं तो उसी से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद है कॉर्म। कॉर्म का एग्जाम्पल होता है ओल और अरबी। ओल और अरबी, ओल को तो हम ओल ही बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है, और अरबी को कहते हैं कोलोकेसिया। अरे यार, कोलोकेसिया, कोलोकेसिया अरबी हो गया, जिसको हम लोग कच्चू या अलती भी कहते हैं। तो ओल है, अरबी है यानी कि कोलोकेसिया यानी कि अलती या फिर कच्चू है। इसका जो पार्ट हम लोग खाने में यूज करते हैं ये कॉर्म कहलाता है, ये भी तना है, और इसको भी बोएंगे उसी से नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। फिर है ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, आलू, पोटैटो यानी कि आलू। तो जो आलू है वो भी तना है, आलू भी क्या है? तना है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं। और एक आलू को बोते हैं उसी से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखना कि ये जो आलू होता है ना, आलू में पाया जाता है आई बड, आंख कली का। आलू में पाया जाता है आई बड, आंख कली का, और वहां से नया पौधा उत्पन्न होता है। फिर है बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन। तो प्याज और लहसुन यानी ओनियन, गार्लिक। प्याज और लहसुन का जो छोटा सा तना होता है, जैसे कि थोड़ा सा फिगर बना के समझाना पड़ेगा। जैसे ये है प्याज, ये है प्याज, यहाँ पर गठीला भाग होता है, यही इसका तना है। इसके ऊपर ये फ्लेसी लीफ है, ये पत्ती है, पत्ती हम लोग खाते हैं, और यहाँ पर इस तरह से जड़ निकला रहता है ना। तो ये जो गठीला वाला भाग है, ये जो गठीला वाला भाग सबसे नीचे तरफ है, ये जो गठीला वाला भाग है, ये जो गठीला वाला भाग है ना, इसी को हम कहते हैं बल्ब। यही तना है, ये क्या हो गया? बल्ब हो गया। और इसी के ऊपर एक बड पाया जाता है जो कि नया पौधा उत्पन्न करेगा। जब एक प्याज को हम बो देते हैं तो यहाँ से एक नया पौधा इस तरह से उत्पन्न होता है। तो ये छोटा सा जिस पार्ट को हम काट के फेंक देते हैं, प्याज का जो खाने वाला पार्ट है ये है मांसल पत्ती, फ्लेशी लिप्स, ठीक है। और जो गठीला वाला भाग है ना, यही कहलाता है बल्ब, जो कि एक रूपांतरित तना है। तो इससे भी नया पौधा उत्पन्न होता है। इसके बाद है ऑफसेट। जलकुंभी, जलकुंभी यानी कि वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। जलकुंभी के पौधा का जो तना है, जलकुंभी के पौधा का जो तना है वो कहलाता है ऑफसेट। जलकुंभी के पौधा का तना कहलाता है ऑफसेट। और अगर जलकुंभी के पौधा का तना टूट जाए, जैसे एक पौधा ये है, वहां से ऑफसेट निकला, अभी एक फिगर आएगा, दूसरा पौधा उत्पन्न हुआ, तो दो पौधा ऑफसेट से कनेक्ट है, मतलब पौधा एक ही है लेकिन दो पीस में बटा हुआ है, तो बीच में किससे कनेक्शन बना हुआ है? ऑफसेट से। अगर ऑफसेट को तोड़ दिया जाए तो पौधा मरता नहीं है, बल्कि ये एक पौधा दो अलग अलग नया नया पौधा कहला जाएगा। तो जलकुंभी में यानी कि वाटर हाइसिंथ में उसका जो तना है वो कहलाता है ऑफसेट, और उससे भी नए पौधे का निर्माण होता है। तो राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, बल्ब, ऑफसेट ये सब हो गया। फिर है बाय लिप्स। तो पत्ती के द्वारा किसमें होता है कायिक प्रवर्धन? पत्ती के द्वारा किसमें होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन? तो इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रायोफिलम, याद रखना है। इसको हिंदी में बोलते हैं पत्थलचू या पत्थर चट्टा बोलते हैं। तो ब्रायोफिलम का जो पत्ती होता है, जैसे ये है पत्ती ब्रायोफिलम का, तो इसके किनारे से छोटा छोटा बड निकलेगा और एक पौधा बन जाएगा। पत्ती के किनारे से छोटा छोटा पौधा निकल जाता है, इस तरह से छोटा छोटा इस तरह से पौधा निकल जाएगा। तो ये जो ब्रायोफिलम की पत्ती है, इससे नया पौधा का निर्माण होता है। हमारा नेचुरल मेथड कंप्लीट हुआ।
किसी को कोई दिक्कत? नेचुरल मेथड हम लोग देख लिए कि जड़ द्वारा संपन्न होता है, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। तो जड़ के द्वारा किस में हो गया? स्वीट पोटैटो, गुआवा, शीशम, ये सब में हो गया। तना तो कई प्रकार का, राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, बल, सबका बस एग्जाम्पल जानना है। और ये सब का जो डिफिनीशन है ना, ये मॉर्फोलॉजी में एक्चुअल में पढ़ा जाता है, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है। यहाँ पर अभी इन चीज़ों को उतना समझने से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद पत्ती द्वारा किस में होगा? ब्रायोफिलम में। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में सभी पेज का हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का कुछ इमेज दिया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पोटैटो में, आलू में दिखाया गया है कि ये जो आई बर्ड है, यहीं से नया पौधा उत्पन्न होता है। ये दिया गया है अदरक का ये फिगर है, और इसमें जो नोड है ना, इस नोड से नया पौधा उत्पन्न होता है। ये जितना लाइनिंग दिखाई पड़ रहा है ना, ये जितना लाइन दिखाई पड़ रहा है, वो सब नोड है। और नोड जो है उससे ये पता चलता है कि ये अदरक जो है ये एक तना है। तो तना पर नोड पाया जाता है, मतलब ये तना है, और इसी नोड पर से नया नया पौधा उत्पन्न होता है। इसके बाद यहाँ पर ये हम ब्रायोफिलम के पत्ती के किनारे से नया पौधा उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं। और ये है जलकुंभी, वाटर हाइसेंथ, और इसमें ये वाला जो तना है ना, ये वाला तना, यही कहलाता है ऑफसेट। यहाँ लिखा हुआ है ऑफसेट। तो अगर ऑफसेट यहाँ से कट जाए, ये वाला तना अगर कट जाएगा तो पौधा मरेगा नहीं, बल्कि एक पौधा दो अलग अलग पौधे में बढ़ जाता है। ये एक अलग फिगर है जो कि है अगेव का। तो अगेव नाम का पौधा होता है जिसमें तना का एक रूपांतरण है, जिसको बोलते हैं बल्बिल। इसको बोलते हैं बल्बिल, ठीक है, बल्बिल। फिर से लिखते हैं बल्बिल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ है? हाँ, बल्बिल ऑफ अगेव। तो ये जो अगेव का एक पौधा होता है, उसमें तना का एक रूपांतरण होता है, जिसको कहते हैं बल्बिल, और इससे भी एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो बल्बिल किस में बनता है? अगेव में बनता है, ठीक है। बल्बिल किस में बनता है? अगेव में। यहाँ लिखा हुआ है अगेव में बनता है। तो ये फिगर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो ये शायद बी नंबर में है, बी नंबर में होगा, ठीक है, ये होगा बी नंबर में, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आर्टिफिशियल मेथड में क्या होगा कि मनुष्य खुद वर्क करेगा, मनुष्य को कुछ काम करना पड़ेगा और पौधा, नया पौधा तैयार करना पड़ता है। तो ये आर्टिफिशियल मेथड जो है, ये हम लोग कुछ टाइप का पढ़ते हैं। जैसे कि एक हम लोग पढ़ लेंगे आर्टिफिशियल मेथड का, जो पहला पॉइंट है वो हो जाएगा कटिंग, ठीक है, कटिंग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट लेयरिंग, तीसरा पॉइंट लेयरिंग, या फिर हम इसको सॉइल लेयरिंग भी बोलेंगे, सॉइल लेयरिंग। तीसरा पॉइंट हम इसको बोलेंगे एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग। चौथा पॉइंट ग्राफ्टिंग बोलेंगे, ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो एक तरफ से सब कुछ समझना है। कटिंग को पहले समझते हैं। कटिंग, कटिंग में क्या होता है कि जैसे गुलाब का पौधा है, उसके डंठल को, एक तना को काटे और भूमि में लगा दिए, बस नया पौधा लग गया। गन्ना का पौधा, उसके डंठल को काटेंगे, लगाएंगे जमीन में, नया पौधा लग जाएगा। अड़हुल का फूल है, हिबिस्कस, उसका पौधा, अड़हुल का फूल, ठीक है, उसका पौधा है हिबिस्कस। तो उसके डंठल को भी काटेंगे, रोप देंगे, नया पौधा लग जाएगा। तो जब पौधा के डंठल को काट कर भूमि में रोप करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है, हम इस मेथड को कह देते हैं क्या? कटिंग। तो कटिंग का एग्जाम्पल हो गया एक गुलाब यानी कि रोज हो गया, गन्ना हो गया शुगर केन, शुगर केन, ठीक है। इसके बाद अड़हुल का फूल हो गया हिबिस्कस, हिबिस्कस etc। इसके बाद है लेयरिंग या सॉइल लेयरिंग। लेयरिंग या सॉइल लेयरिंग में देखो क्या करते हैं कि ये कोई पौधा, जैसे मान लिया कि नींबू का ये पौधा है, ठीक है, ये जमीन का सतह है और ये नींबू का पौधा है। यहाँ से एक डाली निकला हुआ है,
इस डाली को झुका करके मिट्टी में दबाया गया और फिर इस पार्ट को निकाल दिया गया और यहाँ पर इस तरह से पत्ती सब लगा हुआ है। ठीक है, पत्ती सब लगा हुआ है। तो ये मिट्टी है, ये सॉइल है, मिट्टी है। तो मिट्टी में थोड़ा सा डाली को झुकाया गया है, लेकिन डाली के यहाँ से इस भाग से छिलका को छील के हटा दिया गया है। डाली पर जो छिलका होता है ना, छाल, उस छाल को इस जगह से हटा दिया गया है। तो यहाँ से छाल को हटा करके डाली को झुका करके मिट्टी में दबा दिया गया। ये सब मिट्टी है, सॉइल है ये। ठीक है, ये हो गया सॉइल यानी कि मिट्टी है। तो जैसे डाली को झुका करके मिट्टी में दबा दिया जाएगा तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे यहाँ से जड़ निकल जाएगा। तो ये जो जड़ निकलता है ना, इस जड़ को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। और जैसे एडवेंटिशियस रूट निकलेगा, बस यहाँ से हम डाली को क्या करेंगे, कट कर देंगे। यहाँ से डाली को क्या करेंगे, कट करेंगे और कट करके इस टुकड़े को एक नया पौधा के रूप में दूसरे जगह हम लगा देंगे। क्योंकि इस डाली के पास तो अपना जड़ आ गया ना, जब जड़ आ गया तो ये तो दूसरी जगह में लग ही सकता है ना। ये एक नया पौधा बन गया, इसको लिख देंगे क्या, न्यू प्लांट, नया पौधा बन गया। यही विधि कहलाता है क्या, लेयरिंग। यानी कि जब पौधा के किसी डाली के कुछ भाग से छाल को हटाकर डाली को झुकाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो कुछ दिन के बाद इस स्थान से एडवेंटिशियस रूट, एक नया टाइप का जड़ निकल जाता है। और ये जो जड़ है जब निकल जाएगा तो हम इस डाली को काट लेंगे, इस डाली को एक नया पौधा के रूप में दूसरी जगह में लगा देंगे। ये विधि कहला गया क्या, लेयरिंग। कई पौधे के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, जैसे कि नींबू के लिए लेमन हो गया, नारंगी है, ऑरेंज हो गया, गुआवा है। ठीक है, etc। कई प्रकार के पौधे के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। अगला है एयर लेयरिंग। अगला है एयर लेयरिंग। तो ये एग्जाम्पल हुआ इसका। एयर लेयरिंग देखो किस में होता है। एयर लेयरिंग का मीनिंग क्या है, जैसे ये जो हम फिगर बनाए, ये किसका है, सॉइल लेयरिंग का। सॉइल लेयरिंग का फिगर है ये। ठीक है, अब हम एयर लेयरिंग के बारे में बता रहे हैं। ये है नींबू का तना। ठीक है, मेन तना। ये हो गया मेन स्टेम, मेन स्टेम। यहां पर ये है मेन स्टेम, मेन स्टेम। इससे यहां ब्रांच निकला हुआ है, ऐसे इस तरह से ब्रांच यहां इस तरह निकला हुआ है और यहां आगे पत्ती भी है, इस तरह से पत्ती है। तो करते क्या है कि एक डाली कि कुछ भाग से हम छाल को छील के हटा देते हैं। यहाँ से डाली से जो है ना, इस जगह से कुछ छाल को हम छील करके हटा देते हैं। और जैसे छाल को छील के हटाएंगे, यहाँ पर गीला मिट्टी डाल देंगे। गीला मिट्टी लेंगे और इस भाग को हम गीला मिट्टी से यहाँ ऐसे इसके ऊपर लेप लगा देंगे, गीला मिट्टी का यहाँ लगा दिए। और इसके ऊपर पॉलीथीन से बांध देंगे। पॉलीथीन लेंगे और पॉलीथीन को हम इसके ऊपर इस तरह से बांध देते हैं। पॉलीथीन को हम बांध देते हैं और कुछ दिन तक इसको हम छोड़ देंगे। तो जैसे कुछ दिन के लिए छोड़ेंगे, 15 दिन 20 दिन के लिए छोड़ देंगे, तो यहाँ से जड़ निकल जाएगा। जहाँ से छाल को छील के हटाए थे ना, यहाँ से इसे जड़ निकल जाएगा। जड़ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, यहाँ से जड़ निकल जाता है। तो थोड़ा सा जड़ दिखाने का कोशिश करते हैं। यहाँ से जड़ ऐसे निकल गया और जैसे जड़ निकला, इसका मतलब है कि अब हम इसको, इस पार्ट को ऐसे कट कर देंगे यहाँ से और इस टुकड़े को एक नया पौधा के रूप में, मतलब ये एक न्यू प्लांट बना और इस रूप में जो है एक दूसरी जगह में हम इसको लगा देंगे। तो ये विधि कहला जाता है क्या, ये विधि कहला गया, फिगर क्या चीज़ का है, एयर लेयरिंग का। एयर लेयरिंग का ये फिगर हो गया। तो एयर लेयरिंग भी लेमन नींबू में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, गुआवा में भी पाया जाता है, एप्पल, ठीक है, पियर, नाशपाती,
ईटीसी में। तो नींबू है, नारंगी है, अमरूद है, सेब है, पियर, नाशपाती है, इन सब में एयर लेयरिंग भी देखा जाता है। अब बच गया है क्या, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग को हम लोग अगले पेज में देखते हैं। ये मेथड समझ में आया, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या करेंगे कि कोई पौधा है, उसका डाली ऐसे निकला हुआ है, तो डाली के कुछ भाग से हम छिलका को, छाल को हटा देते हैं और उस जगह पे गीला मिट्टी लेके उसको चारों तरफ से चिपका देंगे और ऊपर से पॉलीथीन भी चिपका करके उसको, पॉलीथीन को हम बांध देते हैं और कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे कुछ दिन के लिए छोड़ेंगे तो जहाँ से छाल को हम हटाए थे वहाँ से जड़ निकल जाएगा और इस जड़ को बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। और जैसे जड़ निकल जाएगा फिर इस डाली को काटेंगे और एक ये जो तना का टुकड़ा है ये एक नया पौधा के रूप में हम इसको दूसरी जगह लगा लेंगे। ये विधि कहला गया क्या, एयर लेयरिंग। अब है ग्राफ्टिंग। थोड़ा ग्राफ्टिंग को ध्यान से समझना पड़ेगा। हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ्टिंग कितना नंबर में था, 4 नंबर में था। तो ये नंबर हम किस तरह का दे दिए हैं, शायद ठीक ही है, देख लेते हैं जरा इधर किस तरह का नंबर था। ए नंबर, बी नंबर में, हाँ बी नंबर में बी था, ये हो गया बी, हाँ बी में। चलो हम ग्राफ्टिंग देख लेते हैं अब। 4 नंबर ग्राफ्टिंग। चौथा पॉइंट है ग्राफ्टिंग। थोड़ा ध्यान से समझना है ग्राफ्टिंग को। ये एक पौधा है, ठीक है, इसमें यहां जड़ लगा हुआ है और इस पौधे का हम 2 भाग मान के चलते हैं कि एक पार्ट हो गया, चलो ए मान लिया, दूसरे को हम बी मान लिए। तो बी वाला जो हिस्सा है ना, ये इसमें जड़ लगा हुआ है और ए वाला हिस्सा वो ऊपर का है। तो जिस पार्ट में जड़ लगा हुआ है इसको बोल देंगे रूट सिस्टम, इसको बोल दिए रूट सिस्टम। और जो ऊपर का भाग है जिसमें कि पत्ती वगैरह से ऊपर लगा हुआ है इसको बोल देंगे शूट सिस्टम, शूट सिस्टम। और पौधा का नाम दे दिए प्लांट एक्स, नाम रख दिए इसका, ठीक है। एक और पौधा है, एक और पौधा है, इसमें यहां जड़ है और इस पौधा का नाम दे दिए प्लांट वाई, प्लांट वाई। और इसमें चलो एक सी वाला पार्ट है, एक डी वाला पार्ट है। तो सी हो गया इसका शूट सिस्टम, डी हो गया इसका रूट सिस्टम। हम 2 पौधा के बारे में बता रहे हैं कि 2 पौधा है, 2 पौधा है, हिल गया क्या, नहीं ठीक ही है, हाँ 2 पौधा है। एक पौधा का नाम है प्लांट एक्स, दूसरे का नाम है प्लांट वाई। तो हम पौधा को 2 पार्ट में बांट रहे हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। जिस पार्ट में जड़ लगा हुआ है, तो नीचे का हिस्सा जिसमें कि जड़ लगा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे रूट सिस्टम, और ऊपर का हिस्सा जिसमें कि मतलब जड़ नहीं है वो हो गया शूट सिस्टम। तो प्लांट एक्स का रूट सिस्टम कौन है, बी। प्लांट एक्स का शूट सिस्टम कौन है, ए। प्लांट वाई का रूट सिस्टम कौन है, डी। प्लांट वाई का शूट सिस्टम क्या है, सी है ना। तो अब हम क्या करते हैं, मान लिया कि ये दोनों पौधा एक ही जाति का है, एक ही स्पीसीज का है, लेकिन किस्म दोनों का अलग अलग है, किस्म दोनों का अलग अलग है। जैसे माना कि ये दोनों आम ही है, ये दोनों आम ही है, लेकिन आम में भी बहुत सारा किस्म होता है। जैसे बोलते हैं ना कि मालदह आम, फजली आम, जर्दालू आम, बम्बई आम, ये आम वो आम, कई प्रकार का आम होता है। सब तो आम ही है, एक ही स्पीसीज है, लेकिन जो हम अलग अलग नाम बोलते हैं कि मालदह आम, बम्बई आम, फजली आम, जर्दालू आम, तो ये सब जो अलग अलग नाम बोलते हैं ये हो गया अलग अलग उसका किस्म, अलग अलग वैरायटी। तो एक ही स्पीसीज के अलग अलग वैरायटी का ये 2 अलग अलग पौधा है, यानी एक ही जाति का लेकिन 2 अलग अलग किस्म वाला ये पौधा है। मान लिया जाए कि ये है बम्बई आम और ये है फजली आम। एक मान लेते हैं प्लांट एक्स जो है ना बम्बई आम का है और प्लांट वाई फजली आम का है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पौधा को कट करेंगे, दोनों पौधा को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कर देते हैं कट। इस दोनों पौधा को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। तो हम यहाँ से कट किए, ठीक है, और यहाँ से भी हम इसको कट कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखो क्या करेंगे, दोनों पौधा को कट किए, प्लांट एक्स के ए वाले पार्ट को हम फेंक देते हैं। प्लांट एक्स के ए वाले पार्ट यानी कि शूट सिस्टम को क्या करेंगे, फेंक देंगे।
तो यहाँ बचेगा केवल क्या, केवल बी वाला हिस्सा बचेगा। तो बनाते हैं, केवल बी वाला हिस्सा बचेगा, केवल बी वाला हिस्सा बचेगा। देखो जरा सा, केवल बी वाला हिस्सा बचा ना। ए वाले हिस्सा को हम फेंक दिए, केवल किस क्या बचा, बी वाला हिस्सा बचा। ठीक है, इसके बाद प्लांट वाई के डी वाले हिस्सा को हम फेंक देते हैं, प्लांट वाई के डी वाला हिस्सा को हम हटा देते हैं, और इसका जो सी वाला हिस्सा है इसको उठा के लाएंगे और बी के ऊपर रख देंगे। प्लांट वाई के सी वाले हिस्सा को यानी कि सूट सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, उठा के लाते हैं किसके ऊपर, बी के ऊपर। चूंकि ए हटा दिए हैं, बी वहां है, तो इसको हम उठाएंगे और बी के ऊपर रख देंगे। चलो हम यहाँ बी के ऊपर रख देते हैं, इसको हम बी के ऊपर रखे। तो ये कौन सा पार्ट है, सी है। और इसको हम जो है ना धागे से यहाँ पर बांध देंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम धागे से इस तरह से बांध देंगे। कुछ दिन में चिपक जाएगा, कुछ दिन में चिपक जाएगा, फिर धागा को हम खोल भी सकते हैं, कुछ दिन में चिपक जाएगा। तो हम क्या किए, प्लांट एक्स के रूट सिस्टम को रहने दिए, यानी बी को रहने दिए, और सूट सिस्टम को हटा दिए। प्लांट वाई के रूट सिस्टम को हटा दिए और सूट सिस्टम को रहने दिए, सी को, और सी को हम बी के ऊपर सेट करके चिपका देते हैं, बांध देते हैं, और धीरे धीरे ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। तो बी जो है वो किसका हिस्सा है, प्लांट एक्स का है, सी किसका हिस्सा है, प्लांट वाई का है। यानी कि एक पौधा के रूट सिस्टम को और दूसरे पौधा के सूट सिस्टम को हम जोड़ रहे हैं। प्लांट एक्स के रूट सिस्टम को, प्लांट वाई के सूट सिस्टम को हम जोड़ दिए और एक नया पौधा तैयार कर लिए। इस विधि को हम कह देंगे ग्राफ्टिंग। ये विधि क्या कहला गया, ग्राफ्टिंग कहला गया। और प्राप्त होने वाले इस पौधे को क्या बोलेंगे, प्राप्त होने वाले इस पौधे को कहेंगे ग्राफ्टेड प्लांट, ग्राफ्टेड प्लांट बोलेंगे। ठीक है, जब हम एक पौधा के रूट सिस्टम और दूसरे पौधा के सूट सिस्टम को जोड़ करके एक नया पौधा तैयार करते हैं, हम इस विधि को कह देते हैं ग्राफ्टिंग, और प्राप्त होने वाले पौधे को बोलेंगे ग्राफ्टेड प्लांट। ग्राफ्टेड प्लांट में जो रूट सिस्टम वाला भाग है, ग्राफ्टेड प्लांट ये है और इसका रूट सिस्टम वाला भाग कौन है, बी है। तो रूट सिस्टम वाले भाग को हम कहते हैं स्टॉक, रूट सिस्टम वाले भाग को बोलेंगे स्टॉक, और इसके सूट सिस्टम वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को बोलेंगे साइयन। क्या बोलेंगे, साइयन बोलेंगे। ठीक है, अब बात है कि ग्राफ्टेड प्लांट में फूल फल बीज किसके अनुसार उत्पन्न होगा। ग्राफ्टेड प्लांट में तो दो पौधे को जोड़ करके बनाया गया, एक पौधा का रूट सिस्टम, दूसरे पौधा का सूट सिस्टम है। प्लांट एक्स का रूट सिस्टम रहने दिया गया, प्लांट वाई का सूट सिस्टम को यूज किया गया। तो जैसे कि हम बोले कि मान लिया कि प्लांट एक्स है, कौन सा हम बोले थे, कौन सा हम बोले थे, बम्बे आम, बम्बे फजली, शायद यही बोले होंगे। हाँ, तो प्लांट एक्स यदि बम्बई आम है, प्लांट वाई अगर फजली आम है, तो ग्राफ्टेड प्लांट में कौन सा आम फरने वाला है, तो जो साइयन का जो कैरेक्टर है ऊपर वाला जिसका होगा वही आम फरेगा। ठीक है ना, मतलब साइयन के अनुसार ही फूल फल बीज उत्पन्न होगा। अगर ये बम्बई था और ये फजली था, तो फजली का मतलब सूट सिस्टम किसका है, फजली का, तो इसमें फजली आम फरेगा, बम्बई आम नहीं फरेगा। तो साइयन जिस किस्म का होगा उसी किस्म का फूल फल बीज इस पौधा में, ग्राफ्टेड प्लांट में उत्पन्न होगा। ये विधि कहलाता है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल लिख देते हैं। ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल है, एक हो गया लेमन, एक हो गया ऑरेंज, एक हो गया एप्पल, एक हो गया पियर, नाशपाती, इटीसी। बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। तो नींबू है, नारंगी है, सेब है, नाशपाती है, इन सब में हमको ग्राफ्टिंग देखने के लिए मिलता है। उम्मीद है कि ग्राफ्टिंग समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं। हिंदी में भी हम क्वेश्चन लिख देते हैं, जलकुंभी को बंगाल
का आतंक, बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? हिंदी में ये हुआ क्वेश्चन कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं हम लोग समझते हैं। जलकुंभी एक पौधा है, ठीक है, ये जलकुंभी एक पौधा है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। जलकुंभी का ये पौधा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाटर हाइसिंथ। और जलकुंभी का साइंटिफिक नेम जो है, इसका साइंटिफिक नेम होता है इकॉर्निया, इकॉर्निया क्रेसिप्स, इकॉर्निया क्रेसिप्स इसका साइंटिफिक नेम होता है। जलकुंभी एक जलीय पौधा है। फिगर देखिए, जलकुंभी एक जलीय पौधा है। पौधा देखने में बड़ी खूबसूरत होता है, इसका फूल भी बहुत ही खूबसूरत होता है और इसका पत्ती सब भी बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा दिखता है। तो जलकुंभी एक जलीय पौधा है और ये जल में काफ़ी तेजी से वृद्धि करता है। इसमें खास प्रकार का तना पाया जाता है, इसमें खास प्रकार का तना पाया जाता है जलकुंभी में। जैसे यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऐसा लग रहा है कि ये एक पौधा और ये एक पौधा, वास्तव में ये एक ही पौधा है, दोनों मिलकर के एक ही पौधा है। जैसे कि थोड़ा सा हम इधर बनाना चाहते हैं कि ये जलकुंभी का एक पौधा यहाँ पर ऐसे है, तो जलकुंभी का पौधा पानी की सतह पर है, पानी की सतह पर है। अब हुआ क्या कि इसके तना से एक रेंगते हुए ये वाटर पर रेंगते हुए एक ऐसे तना निकला। इसमें यहाँ नोड है, जहाँ जैसे नोड आया तो नीचे जड़ निकल जाएगा, ऊपर एक फिर से पत्ती वगैरह सब निकल जाएगा, एक तो इस तरह से। फिर ये और वृद्धि किया, फिर यहाँ नोड आया, फिर यहाँ पर जड़ निकलेगा, ऊपर फिर पत्ती वगैरह सब निकलेगा। तो हम इस तना को कह देते हैं क्या? ऑफसेट। इस तना को बोल देते हैं ऑफसेट। तो अगर ऑफसेट यहाँ पर टूटते भी जाएगा ना, अगर ऑफसेट यहाँ से टूट भी जाए इस तरह से, अरे यार नहीं टूट रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिखाई देता है मिटा करके। तो ये जो ऑफसेट है, ये जो ऑफसेट है थोड़ा सा ये जैसे टूटा, ये यहाँ टूटा, ठीक है, ऑफसेट जैसे टूटा, तो ये पौधा मरता नहीं है बल्कि ये अलग अलग पौधा बन जाता है। और काफ़ी तेज गति से एक जलकुंभी का पौधा अगर किसी तालाब में लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो इतना फैलता है, बड़ी तेजी से फैलता है कि धीरे धीरे वो पूरे तालाब को क्या करेगा? भर देगा। तो इसमें ऑफसेट के माध्यम से नया पौधा उत्पन्न होता है। तो जलकुंभी एक जलीय पौधा है जो कि जल में काफ़ी तेज गति से फैलता है। इसका जो तना है वो खास प्रकार का है जिसको हम ऑफसेट कहते हैं। पानी की सतह पर लगातार ऑफसेट फैलते जाता है, नया नया पौधा सब उत्पन्न होते जाता है और इतना तेजी से फैलता है कि ये पूरे के पूरे तालाब को भर देता है। तो एक इमेज दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर इस इमेज में देखिए कि इतना सारा पौधा जलकुंभी का है कि पानी तक नज़र नहीं आ रहा है, तालाब का कुछ अता पता नहीं है, पूरा इसके अंदर पानी है और पूरा भरा हुआ है, पानी तक दिखाई नहीं पड़ता है। तो वास्तव में ये जो जलकुंभी का पौधा है ये अपने देश का पौधा नहीं है, ये विदेश का पौधा है। और बहुत पहले बंगाल के कुछ लोगों ने विदेशों से जलकुंभी के पौधा की खूबसूरती को देख करके बंगाल लाया था और बंगाल के किसी झील में इसको रखा कि हमारे यहाँ भी इस तरह का पौधा अच्छा लगता है, पौधा फूल भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा फूल इसका दिखाई पड़ता है। तो पौधा खूबसूरत है, इस वजह से कुछ लोगों ने विदेशों से कुछ पौधे को ला करके बंगाल के झील में लगा दिया। धीरे धीरे जलकुंभी का पौधा इतना तेजी से फैला कि पूरा का पूरा तालाब को भर दिया। और जो सब व्यक्ति लगाया उसको फिर बाद में उसको पछताना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये भर चुका है, नदी में तालाब में इतना जलकुंभी हो गया है कि पानी में ऑक्सीजन से इसे घुल नहीं पाता है और जलकुंभी का जो जड़ है वो पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो जलकुंभी का जड़ पानी से मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन को खींच लिया
तो जो इसके अंदर जो मछली वगैरह सब है उसको ऑक्सीजन ठीक से मिलेगा नहीं, तो झील की मछलियां धीरे धीरे मरने लगी। और चूंकि पूरा झील में जलकुंभी ही जलकुंभी भर गया तो व्यक्तियों को नहाने का जगह नहीं मिलने लगा, कपड़ा धोने के लिए जगह नहीं मिलने लगा, तो कई तरह का परेशानी लोगों को होने लगा। लोग कितना भी अब इसको चाहता है कि जो इसको काट काट करके हटा दिया जाए, तो ठीक है काट काट करके हटाया जा सकता है, लेकिन कि जरा सा भी कहीं छूट गया, अगर एक भी छोटा सा जलकुंभी का पौधा अगर छूट गया तो उसी से काफ़ी तेजी से फिर से फैल करके जो है बिखर जाएगा। अभी अपने पूरे देश में जलकुंभी फैला हुआ है। तो जलकुंभी का पौधा जलीय पौधा है, जल में काफ़ी तेज गति से फैलता है। जलकुंभी का पौधा जल से अधिकांश ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जलीय जंतु जैसे कि मछली वगैरह सब मरने लगती है और व्यक्तियों को नहाने का जगह नहीं मिलता है, व्यक्तियों को कपड़ा धोने का जगह नहीं मिलता है, लोग परेशान हो जाता है। जहाँ मछली का पालन भी किया जाता था पहले किसी झील में, अब वहाँ जलकुंभी ही जलकुंभी भर गया, तब मछली का भी उत्पादन ठीक से नहीं हो रहा है, तो लोगों को पछताना पड़ा, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो बंगाल में कई ऐसा झील है जिसमें कि जलकुंभी पूरा का पूरा भरा हुआ है। इसी वजह से कहा जाता है जलकुंभी को बंगाल का आतंक। क्या ये बात समझ में आया? यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि किस पौधे को बंगाल का आतंक कहते हैं? आंसर हो जाएगा जलकुंभी, वाटर हाइसेंथ। इसके बाद कौन सा पौधा है जो कि जल से अधिकांश ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है? उसका आंसर क्या है? जलकुंभी। तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आप सब जरा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट पेज है, आप सब स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे का इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके आगे इसका भी क्लिक करिए। इसके बाद इसका भी क्लिक कीजिए, फिर इसका भी क्लिक कर लीजिए और बस इतना ही काफ़ी है, इसका क्लिक नहीं करना है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन के पूरे टाइप्स को, नेचुरल मेथड, हम लोग आर्टिफिशियल मेथड, सब चीज़ हम लोग पढ़े और जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम लोग समझ गए। बेहतर नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है यूनिवर्सल बायोलॉजी और ग्रुप आएगा यूनिवर्सल बायोलॉजी के नाम से। आप खुद से उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और आपको वहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में नोट्स मिल जाएगा और जो हम पढ़ाते हैं, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है इसका भी एक पीडीएफ तैयार करके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे। मेरे हाथ से बनाया हुआ बहुत सारा बायोलॉजी का इमेज, बहुत सारा फिगर आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा। आनंद कुमार बायो मेरा यूज़र नेम है। आपको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग एक दिन के बाद फिर मिलते हैं, तब तक मन लगा करके पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।